टुडेज टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी फोर्सेस। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस। ठीक है, तो आप इसको कैसे आंसर करोगे, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग कवर कर देंगे ताकि आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करना ना पड़े। राइट, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट्स द इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन दिस सेक्शन। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन आर्मी इज द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पर्सनल। ठीक है, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है पूरे विश्व की, चाहे वो साइज के बारे में बात हो या फिर नंबर ऑफ पर्सन के बारे में बात। राइट, द मेजोरिटी ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया आर मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है, यानी जो जितने भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया में उनको मैनेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैनेज करती है और इसके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इन्वॉल्व रहता है इसी तरह से। राइट, इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज इंसर्जेंसीज, सेपरेटिज्म, राइट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम। यानी जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कौन डील करेगा, उनको डील करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। राइट, तो आप ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल जो होते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की होती है, हालांकि साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी मिल के काम करती है। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में भी होम अफेयर्स के साथ साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी मिलके काम करती है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल में किसकी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है, जबकि साथ मिलके डिफेंस मिनिस्ट्री भी काम करती है। राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, दोनों मतलब मिल के काम करेंगी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्सटर्नल के लिए किसकी होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री की, और इंटरनल के लिए होम मिनिस्ट्री की होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी को? इसको याद रखना ही बहुत आसान है। होम क्या होता है, घर, इसको आप इससे याद रखते हो होम। होम क्या होता है, घर। तो घर के अंदर के मामले जो होंगे, मतलब आपकी कंट्री के अंदर के जो मामले होंगे उसको होम अफेयर, होम एक तरह से कह सकते हो, होम अफेयर्स कह सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डील करेगी। और डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस कब करते हो आप, डिफेंस डिफेंस आप दूसरों से करते हो, मतलब दूसरों से अपने आप को डिफेंस करते हो। तो बाहरी मामले जो होंगे उनको कौन डिफेंस करेगा, उसको डिफेंस करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से आप ये सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, होम यानी इंटरनल मामले जो होंगे उसको होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो डील करेगी, जबकि डिफेंस किससे करते हैं, बाहरी मामलों से डिफेंस करते हैं हम अपने आप को, या बाहरी लोगों से अपने आप को डिफेंस करते हैं, तो बाहरी जो मामले होंगे उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है? इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO टियर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, नाउ अब मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो, ये जो इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, बिपिन रावत जो हैं, जनरल बिपिन रावत जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसको प्रपोज कब किया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2000 में की गई थी, 2000 में द कारगिल वॉर कमेटी जो थी उसने रिकमेंड किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ इंडियन फोर्सेस। ठीक है, यानी इंडियन फोर्सेस के बीच में प्रॉपर जो है एक तरह से कोऑपरेशन हो सके, इस वजह से 2000
में कारगिल वॉर कमेटी ने रिकमेंड किया था। हालांकि बाद में इसको अभी जाके 2020 में इसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। फाइनली आफ्टर 2 decades CDS was appointed in India, making him the chief military advisor to the government of India and the Ministry of Defense। ठीक है, मतलब जो CDS हैं वो क्या है, एक तरह से चीफ मिलिट्री एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जनरल बिपिन रावत जो है फर्स्ट CDS बने हैं, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने इंडिया के, और उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया है वो 1 जनवरी 2020 को एज्यूम, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जनरल बिपिन रावत आपको ध्यान इसलिए याद रखेंगे। इसके अलावा आप बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके अपने डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर मॉडर्नाइजेशन को लेकर के क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं यहाँ पे आप बता सकते हो। फॉर इम्प्रूव्ड सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वॉज क्रिएटेड ऑन January 1, 2020, ठीक है। यानी जो सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है इसको भी क्रिएट किया गया है, ठीक है। DMA बेसिकली जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये भी इसी डेट को क्रिएट हुआ है 1 January 2020, राइट। और द CDS विल एक्ट एज अ सेक्रेटरी फॉर DMA। जो CDS है चीफ डिफेंस, जो यहाँ पे CDS है वो एक तरह से DMA के लिए चीफ सेक्रेटरी होंगे, राइट। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते। इसके अलावा थ्रू आत्मनिर्भर अभियान द डिफेंस सेक्टर एक्सटेंसिवली प्रमोटेड द मेक इन इंडिया कैंप, ठीक। आप देखो आत्मनिर्भर भारत जो है इस अभियान के थ्रू क्या है, जो डिफेंस सेक्टर है इसको प्रमोट किया जा रहा है, एक तरह से मेक इन इंडिया कैंपेन को प्रमोट कर रहा है ये, राइट। मतलब जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो हम खुद से ही बना रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया में ही उसकी मेकिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप बता सकते हो, इसके लिए इनिशिएटिव्स जो हैं काफ़ी अच्छे, और लोगों को यहाँ पे एक तरह से प्रमोट करने का काम चल रहा है यहाँ पे, जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में, राइट, जो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था, ये भी आप बता सकते हो। इन अगस्त 2020 द इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट वॉज स्टॉप, ठीक है। अगस्त 2020 में क्या किया गया, जो इम्पोर्ट हो रहे थे डिफेंस इक्विपमेंट उनको रोक दिया गया पूरी तरह से, राइट। इसके अलावा FDI अलाउड अप टू 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड बियॉन्ड 74% वॉज परमिटेड थ्रू द गवर्नमेंट रूट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रूट के थ्रू FDI आ रही है तो 74% से भी ज़्यादा है, जबकि 74% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, राइट। India tends to become a global manufacturing hub for डिफेंस इक्विपमेंट। आप यहाँ पे कह सकते हो इंडिया जो है एक तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप याद रखोगे FDI जो है 74% तक अलाउड है, और गवर्नमेंट सेक्टर में 74% से भी अधिक अलाउड है, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे बता सकते हो इसके लिए और इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, जैसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल जो है आपकी अटल टनल, जिसको नाम दिया गया है अटल टनल, 10,000 फीट से भी ज़्यादा की, और ये रोहतांग पास से होके गुजरती है। तो रोहतांग वॉज ओपनड फॉर ट्रैफिक इन अक्टूबर 2020 में। जो अटल टनल है जो कि लॉन्गेस्ट टनल है पूरे विश्व की, उसको यहाँ पे ओपन कर दिया गया ट्रैफिक के लिए, ताकि कनेक्टिविटी को एक तरह से जो है बढ़ावा मिल सके, राइट। प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ठीक है। जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं उनको कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल पाएगी। तो ये भी एक तरह से अच्छा ही नहीं, एक तरह से जो बॉर्डर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का यहाँ पे इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसके भी बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, the defense ministry had decided to opt around 64% of its modernization funds under the capital acquisition budget for 2021-20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने 64% जो है जितना भी मॉडर्नाइजेशन फंड है वो कैपिटल एक्विजिशन बजट के अंतर्गत लाया है, ठीक है, 2020-21-22 में, जिसमें 70,221 करोड़ जो है परचेजेस किए गए हैं फ्रॉम डोमेस्टिक, ठीक है। मतलब जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वहाँ से इसको मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पे परचेज किया गया, उसके लिए जो फंड आया है वो कैपिटल एक्विजिशन बजट से लाया गया है, राइट। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, 64% जो है मॉडर्नाइजेशन फंड जो है कैपिटल एक्विजिशन बजट से लाया, राइट। इसके अलावा दिस इंक्रीज इन कैब यानी कैपिटल एक्विजिशन बजट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, having a multiplier effect on the industries including MSMEs and startups। जो स्टार्टअप्स हैं उन पे भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उन पे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इस तरह से एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के थ्रू जो है
जो हमारा डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को बेसिकली जो है यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो इसको भी आप बता सकते हो, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव, राइट। इसके अलावा इट वुड ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द डिफेंस सेक्टर। अब देखो इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। इट इज़ अ वेलकम स्टेप टुवर्ड इंकरेजिंग आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो है एक तरह से ये जो स्टेप है इससे क्या है कि हम एक तरह से डिफेंस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे, सारे सारे स्टार्टअप्स के थ्रू और एमएसएमईज के थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कैंपेन है ये, इसको भी एक तरह से बढ़ावा मिलेगा, राइट। तो एक तरह से हर तरफ से जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखो, द गवर्नमेंट इज इन नेगेटिव लिस्ट हैज इंक्लूडेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, artillery guns. These items will not be imported by anyone, thus encouraging self reliance। ठीक है, यानी आत्मनिर्भर होने के तरफ एक तरह से कदम है। हम बाहर से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वो कॉम्बैट हॉल हेलीकॉप्टर्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, ये सारी चीज़ें जो है हम खुद से ही बनाएंगे, मतलब खुद से ही मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट। तो ये सभी जो इनिशिएटिव्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स विच आर रिसेंटली टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। नाउ मूविंग टू द चैलेंज, इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंज और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आप लोग। तो the entire acquisition process of India are very tardy, and the time taken from the planning to acquire the defense equipment to actually executing through is a quite long process। मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे जो एक्विजिशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो बहुत ज़्यादा टार्डी है, ठीक है। और इसमें जो टाइम लगने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में जिस टाइम में इसको एग्जीक्यूट करना है वो उतने टाइम में नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसको फास्ट करने की ज़रूरत है, बहुत तेज करने की ज़रूरत है, तभी हम बेसिकली जो है इम्पोर्ट को रोक पाएंगे, अदरवाइज हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ जाएगा भले ही हम इंटेंशन ना रखते हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस होना चाहिए और ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, ताकि तेज़ी से जो चीज़ें हम लोगों ने जो नतीजे लिए हैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, उनका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो पाए, राइट। इसके अलावा द पब्लिक सेक्टर बाय इटसेल्फ इज नॉट एबल टू कैटर टू ऑल द नीड्स ऑफ द डिफेंस, विच इज़ वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर शुड बी इनकरेज। अब देखो, केवल प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो है पूरी तरह से जो डिफेंस सेक्टर की नीड्स है उनको पूरा नहीं कर सकता, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इनकरेज करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर यानी पीपीपी मॉडल को इसीलिए लाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है को इसीलिए लाया गया है, ताकि जो जो चीज़ें हम पब्लिक सेक्टर में नहीं कर पा रहे वो प्राइवेट सेक्टर मिलके, दोनों मिलके एक तरह से कर सकें, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को आप इलेबरेट कर। इसके अलावा इंडिया लैक्स अ प्रॉपर इंडस्ट्रियल बेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्रियल बेस नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन पाएगा। इस वजह से एक प्रॉपर यहाँ पे रूपरेखा बनाई जानी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई चाहिए, प्रॉपर इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए, ताकि हम डिफेंस मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें, राइट। तो इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की ज़रूरत है। इस तरह के जब जोन्स बनेंगे, जितने ज़्यादा जोन्स बनेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके सजेशन भी दे सकते हो इसके रिगार्डिंग। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर वेपन सिस्टम इज कंसिडरेबली हाई, and if the private sector still manages to bear the high cost and the system does not get procured, then the private sector cannot undertake such a huge loss। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर वेपन सिस्टम को बनाने की कोशिश की जाए प्राइवेट सेक्टर द्वारा, तो अब उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। हालांकि अगर कॉस्ट बियर कर भी लें और वो सिस्टम जो है अप्रूव ना हो, प्रोक्योर ना करे गवर्नमेंट, तब उस केस में प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से जो लॉस होगा इसकी भरपाई भी कौन करेगा, ये भी बात समझने वाली है। मतलब R&D करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तरीके से, और जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं, जो सेलेक्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद जो चीज़ें सामने आई उसके हिसाब से ही क्या करना चाहिए, दोनों को मिलके काम करने की ज़रूरत है, ताकि लॉसेस ना हो, ठीक है, या फिर लॉसेस मिनिमाइज किए जा सके, इतना ज़्यादा लॉस ना हो कि जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ही बैठ जाए, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाना चाहिए, राइट। इसको आप बता सकते हो। इसके अलावा देयर नीड्स टू बी क्लैरिटी इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च पर्टिकुलरली फॉर द प्राइवेट सेक्टर and enough boost to be provided to the PSU sector
एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज़ बननी है, क्या बननी है, कितने टाइम में बननी है, मतलब प्रॉपर क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर सारे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, राइट। और प्राइवेट सेक्टर के लिए बेसिकली पर्टिकुलरली कि क्या क्या चीज़ें बनाई जानी है, किस तरह से बनाई जानी है और किस फॉर्मेट बनाई जानी है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह का कोई भी लॉस ना हो, राइट। साथ ही साथ जो है जो पीएसयू सेक्टर, जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पे बूस्ट करने की ज़रूरत है ताकि वे भी सही तरीके से और एक तरह से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ सके, मैच करके आगे बढ़ सके, राइट। तो दोनों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा मॉडर्नाइजिंग द पोर्ट्स, जो पोर्ट हैं उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट्स नीड्स अ रिवैम्प, मतलब जो स्ट्रक्चर है पोर्ट्स का, बंदरगाहों का, उनको पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है। जैसे कि एक यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट इज वन सच इनिशिएटिव टू रिवैम्प पोर्ट स्ट्रक्चर। सागरमाला इनिशिएटिव जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू जो है रिवैम्प किए जा रहे हैं पोर्ट्स। इसी तरह के और भी यहाँ पे जो है एक तरह से इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए ताकि जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको रिवैम्प किया जा सके, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके ताकि वहाँ से हम और अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, राइट। इसके अलावा मैरीटाइम रिस्पॉन्स टू द नेबरिंग नेशन इज नॉट only about providing naval support but a much larger contribution of marine merchants, fisheries and its capacity to trade। कि मैरीटाइम रिस्पॉन्स जो होगा, जो हमारी नेबरिंग नेशंस के साथ है, उससे क्या होगा, केवल नेवल सपोर्ट तो होगा ही, के साथ ही साथ हम मैरीन जो मर्चेंट्स हैं, फिशरीज है और जो कैपेसिटी टू ट्रेड है उसको भी बढ़ावा दे पाएंगे। मतलब एक तरह से अगर हम पोर्ट को मॉडर्नाइज करते हैं तो उसका कई तरह से हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। कैपेसिटी बढ़ेगी, हम ट्रेड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जो मरीन मर्चेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, फिशरीज़ में फ़ायदा होगा, साथ ही साथ जो हम नेबरिंग नेशन से अच्छे कॉन्टैक्ट बना पाएंगे, वहाँ से चीज़ों को यहाँ पे जो है वहाँ से बिजनेस कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक तरह से सीक्वेंस वे में हो पाएंगी। तो इसके लिए यहाँ पे चीज़ों को रिवैम्प करना ज़रूरी है, स्पेशली जो मरीन क्षेत्र है उसको और ज़्यादा रिवैम्प करने की ज़रूरत है, राइट। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आप इनको डील करोगे, ठीक है। अब इस पे कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको मिलेंगे डिफरेंट तरीके। आपको जस्ट इतना कंटेंट अगर आपके माइंड में है, इतनी चीज़ें आपके माइंड में है, तो आप इजीली आंसर कर लोगे, चाहे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है। आपसे चैलेंजेस पूछा जाएगा, उसको कैसे टैकल करना है ये पूछा जाएगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें इनमें आपको मिल जाएंगी, कुछ अलग से नहीं थे। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।